नाजी फातमी खिलाफत का परवरदा सालार था। वो मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांडर इन चीफ था, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सोडानी थी। ये फौज इस दौर के जदीद हथियारों से मुसल्लह थी और ये फौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसके जोर पर वो बेताज बादशाह बना बैठा था। वो साजिशों और मुफाद परस्ती का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकजियत खत्म हो चुकी थी। सलीबियों की भी निहायत दिलकश तखरीब कारियां शुरू हो चुकी थीं। ज़ेर परस्ती और तायुश का दौरा था। जिसके पास ज़र्री भी ताकत थी, इसे वो अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सोडानी बॉडीगार्ड ज़े फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने इसे साजिश साज दिमाग दिया था। इसे इस दौर का बादशाह साजिश साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने की खुसूसी महारत रखता था। उसने सलाउद्दीन अयूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराहट आ गई जिस तरह कमजोर भीटर को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। अयूबी इस जहर खंड को ना समझ सका। इसके लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर थे और सलाउद्दीन अयूबी को इस फौज की जरूरत थी। सलाउद्दीन अयूबी से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर ले। तो उसने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है, मैं इसका अहल ना था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है। क्या अब हजरात मुझे इस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या हुजूर काम से पहले ताम पसंद नहीं फरमाएंगे? उसके नायब ने पूछा। सलाउद्दीन अयूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़ा। लंबे तरंगे कवी हैकल बॉडीगार्ड्स इस इमारत के सामने 2 रवैया खड़े थे, जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। अयूबी ने इन गार्ड्स के कदमत और हथियार देखे तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर ये रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहां 4 नौजवान लड़कियां, जिनके जिस्मों में जहर शिकन लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समोया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियां अलिफाटेई खड़ी थीं। उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी के रास्ते में बखेरनी शुरू कर दी और उसके साथ दफ की ताल पर ताउस और रुबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। अयूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदरम पीछे कर लिया। नाजी और उसका नायब इसके दाएं बाएं थे। वो दोनों झक गए और इसे आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाउद्दीन अयूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आए। अयूबी ने इसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही कभी किसी के होंठों पर देखी थी। हम हुजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहे हो तो वो एक ही चीज है जो मेरे दिल को भाती है। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, आप हुक्म दें। नाइब ने कहा, वो कौन सी चीज है जो हुजूर के दिल को भाती है? सलीबियों की लाशें। सलाउद्दीन अयूबी ने मुस्करा कर कहा, मगर फौरन ही उसकी मुस्कुराहट गायब होगी। इसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में, जिसमें कहर छुपा हुआ था, कहा, मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं? और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी इस्मतें रौंद डाली हैं। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। उसने सबको एक नजर देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने उन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार उनके इतने दिल के सुनहरे बालों में उलझ कर बेकार हो जाए। हुजूर की जाओ हशमत, मुझे हुजूर ना कहो। सलाउद्दीन अयूबी ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काट दी हो। उसने कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलिमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम हूं।
मेरी जान फिदा हो इस हुजूर मुस्लिम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कुनिंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेके मिस्र में आया हूं। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीनकर बकेरा रोम में डुबो देना चाहते हैं, शराब में फर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बन के नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां समेटकर वहां से हट गई थीं। सलाउद्दीन अयूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था। इसमें एक लंबी मेज रखी हुई थी जिस पर रंगारंग फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम मुर्ग और जाने कैसे कैसे खाने बचे हुए थे। सलाउद्दीन अयूबी राग गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इस किस्म का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया, गरीब लोग तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के फर्द हो? सलाउद्दीन अयूबी ने पूछा, क्या इन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब ना पाकर इसने कहा, इस जगह जिस कदर मुलाजिम है और यहाँ जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं उन सबको अंदर बुलाओ, ये खाना उन्हें खिला दो। उसने लपक कर एक रोटी उठाई, इस पर 2-3 बोटियां रखें और खड़के खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडी गार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर इस कमरे में चला गया जो वाइसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी दफ्तर से बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, अलिफाड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के खास कमरे में इसके 2 कमांडर जो उसके मोतमिद और हमराज थे इसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कम वक्त जो भी बात करता है कहता है रब कबाह की किस्म सलीबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकाल कर दम लूंगा। एक कमांडर ने तंजा कहा, इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सोडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने इसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सोडानी है? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज कहता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है। मैं इसे यकीन दिलाया हूं कि ये 50,000 सोडानी शेर सलीबियों के परखचे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज ठीक नहीं होती। इसने बोला कि मिस्र की फौज बनाकर उनमें शामिल कर दो। नाजी नहीं कहा तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हुक्म की तामील होगी, लेकिन मैं इस हुक्म की तामील नहीं करूंगा, नाजी ने जवाब दिया। मिजाज का कैसा है? ओरविश ने पूछा। जिद का पक्का मालूम होता है, नाजी ने जवाब दिया। आपकी दानिश और तजुर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता। दूसरे कमांडर ने कहा, नया नया अमीर मिस्र बन के आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा, मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा। नाजी ने कहा, से इस नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सलाउद्दीन अयूबी ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। अलिफादेर सलाउद्दीन अयूबी अपने नायब उनको सामने बिठाए ये जहन नशीन करा रहा था कि वो हुकूमत करने नहीं आया और न किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की जरूरत है और उसने ये भी कहा कि इसे यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडी गार्ड्स सोडानी है। हमें हर खित्ते के बाशिंदों को यह हक देता है कि वो हमारी फौज में आए, अपने जौहर दिखाएं और माल गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का मेयार जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। सलाउद्दीन अयूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाजिम ने इससे पूछा, क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है बड़ी। नाजिम ने जवाब दिया, फौजी उमूर उसी के सुपुर्द हैं, वो किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है।
صلاح الدین ایوبی خاموش رہا جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ الفاضل عمر آدمی تھا۔ اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی نوچ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ لوگ کہہ گئے ہیں ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچانے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے، دراصل ناجی کی ذاتی فوجی ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوجی ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، ناجی گھر کا بھیدی ہے۔ اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بے تاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں اپنے 2 معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی موسیقی مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے۔ اس کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے 70 ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و طرب کی محفل سے الفاٹے کرتا ہے، ورنہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک الفاضل عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ الفاٹے۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اس سے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں،
उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें एक ये था कि वो निहायत खूबसूरत और अय्यार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था, और एक काम ये भी था कि वो उन्हें अमीरों इवज हुक्मरानों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे जासूसी भी कराता था। जिस तरह कस्साब जानवर को देखकर बता देता है कि उसका गोश्त कितना है, इसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा कर लिया करता था कि ये किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और बर्दा फरोश अक्सर नाजी के पास माल लाते रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लगता था। लड़की के मुतालिक उसने बताया कि तजुर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को ज़बान के मीठे जहर से पानी में तब्दील कर सकती है। नाजी ने इसका इंटरव्यू लिया। वो इस फन का माहिर था। इसके मुताबिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की जिस काम के लिए वो एक और लड़की को तैयार कर रहा था, इसके लिए ये लड़की थोड़ी ट्रेनिंग के बाद मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को इस कमरे में ले गया जहां उसके दो साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब चुगा उतार कर जिस्म को दो ही बिल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प अलिफाट है। पहली दोनों नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने उनकी कदर व कीमत कम हो गई थी। नाजी ने इसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और इस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़ुको बताया। नाजी ने इसे कहा, कोई तुम्हें यहां लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूं। वो पत्थर कौन है? ज़ुको ने पूछा। नया अमीर मिस्र, नाजी ने जवाब दिया। वो सालार आजम भी है। सलाउद्दीन अयूबी? ज़ुको ने पूछा। हां, सलाउद्दीन अयूबी। नाजी ने कहा, अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत, नाच गाने और तफरी से वो इतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खिंजीर से करता है। मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा जादू है जो नील की रवानी को रोक लेता है। ज़ुको ने कहा, क्या वो जादू बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं। नाजी ने कहा, ये काम तुम कर सकती हो। मैं सलाउद्दीन अयूबी की आदतों के मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप इसे जहर देना चाहते हैं? ज़ुको ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं इसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम हशीशियन से निहायत आसानी से करा सकता था। नाजी ने जवाब दिया। यानी अब सुल्तान से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं। इतना बरजस्ता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो उसकी तवक्को से ज्यादा ज़हीन थी। हाँ, नाजी ने इसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा, मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूं। ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हम नवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूं कि मुझे इससे क्या काम लेना है, नाजी ने कहा और जरा सोच कर बोला। लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता देना जरूरी समझता हूं कि एक जादू सलाउद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाज व अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाउद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं, वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ही ऐसी बातें कभी ना करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। मुझे ये बताइए कि सलाउद्दीन अयूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी। मैं इसे एक जश्न में बिला रहा हूं। नाजी ने कहा, इसे रात अपने यहां रखूंगा और तुम्हें इसकी
خوابگاہ میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھال لوں گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔